नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और इस चैनल पे मेनली घटना चक्र का जो भी बुक है बस उसी को कंप्लीट करके इसको छोड़ दिया जाएगा। तो आज ये पहला वीडियो होगा। इस कड़ी में हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटी से सभी एग्जाम में प्रश्न आता है। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसमें जैसा कि मैंने पहले ही कहा इंट्रो वाले वीडियो में कि एक वीडियो में एक ही एक्सरसाइज होगा जिसके अंतर्गत उसका ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव है पूरा डिस्क्राइब के साथ जैसा दिया गया है वैसा कर लेंगे, जिससे आपको एक डीपली जो समझ होती है वो हो जाएगी। तो उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही जिनको ज़रूरत है, जिनको पढ़ना है घटना चक्र, उन तक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, यानी तो टेलीग्राम ग्रुप जो है एक घटना चक्र से बना देंगे, कर लीजिएगा। क्योंकि मैं एक दिन में 4 से 5 वीडियो बना के जल्दी ख़त्म करूँगा क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी भी है, ढेर सारा एग्ज़ाम है अभी, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो इसलिए वो कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो संविधान शुरू यहीं से होता है कि भारत का संवैधानिक विकास जो है वो किस तरह से हुआ। इसको 2 टाइप में बांट कर पढ़ा जाता है, क्योंकि पहले क्या हुआ, भारत पे कुछ दिन कंपनी शासन किया। तो 1773 से लेकर 1853 ये टाइम था कंपनी के शासन का। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ वो इसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद जो था वो कुछ अधिनियम भी पारित करता था। और फिर 1858 के बाद 1947 तक यानी आज़ादी तक जो ब्रिटिश क्राउन था वो सीधा शासन संभालने लगा, यानी वहाँ से नियम बनकर आता था। तो यानी इसमें 2 लेसन पार्ट करके बनाया गया है। पहले पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ वो। तो इसमें क्या सब दिया गया है। ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 संसदीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। पहला एक्ट ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसके द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल ये नया पद दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 संसदीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। एक चीज़ याद रखिएगा, नोट्स इतने अच्छे से पढ़िए ताकि जो बाद में क्वेश्चन आंसर इसका है वो आपसे आसानी से बन जाए। इस एक्ट के द्वारा, जो 1773 का एक्ट था, उसके द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, तथा फ्रांसिस क्लेवारिंग, मानसन और बारवेल काउंसिलिंग के सदस्य नियुक्त हुए। जो 4 सदस्यीय कार्यकारी बना था इसमें ये 4 लोग थे। 100% गवर्नर जनरल को बंगाल के फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक प्रशासन का अधिकार दिया गया। सर परिषद गवर्नर जनरल को ये दिया गया, तथा इन्हें प्रमुख मामलों जैसा कि विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों के अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में हाई कोर्ट का स्थापना किया गया। उच्चतम कोर्ट, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट हो गया, का स्थापना किया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश था। जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बना, इसका स्थापना कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंध लगा दिया गया। उस टाइम में क्या होता था, भारतीयों से काफ़ी अधिक मतलब लूट कर लाया जाता था और कहता था कि उपहार दिया हमको, तो इसीलिए उपहार को प्रतिबंध कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 ईस्वी में। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशित मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, उसका स्थापना किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1784 के बाद जो कंपनी दोनों काम करती थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में उनकी परिषद के निर्णय को निरस्त करने एवं लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस 1786 का अधिनियम था जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त और उसे लागू करने का अधिकार मिल गया था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 में चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध दिया गया। ये कई बार आता है। किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत दिया गया? इंपॉर्टेंट है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध दिया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो भारत पर एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, मतलब चाय और चीन जो देश है उसके साथ एकाधिकार बना रहा। फिर आता है, ये 20 साल के बाद आता था, तो पहले 1793 में आया, फिर 1813 में, फिर 20 साल के बाद 1833 में, फिर 1853 में आएगा। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1833 तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस एक्ट द्वारा धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। कानूनी सदस्य जो था वो कौन बना? लॉर्ड मैकाले बना। इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। आगे आता है 1853 का चार्टर एक्ट। ये लास्ट चार्टर एक्ट था। इसके द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति से अलग किया गया? तो ये था 1853 का चार्टर एक्ट। विधि निर्माण हेतु जो भारतीय विधान परिषद था इसकी स्थापना की गई और सिविल सेवाओं के भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया 1853। और ये किसका टाइम था? लॉर्ड डलहौजी का टाइम था। अब आगे इससे जितना पढ़े हैं उससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है और फिर इसका आंसर भी है, तो जो पढ़े फिर से याद हो जाएगा अपने लोगों को। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान आया था? तो देखिए स्थापना हुआ था 1774 में, लेकिन प्रावधान जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुरूप ही आया हुआ था। इसका डिस्क्राइब क्या दिया गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एजिला एम्पे इसके प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश बने थे। एजिला एम्पे नाम था इनका और 1774 में किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, लेवेंस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं, अभी पढ़े थे, सर एजिला इम्पे जो थे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये गलत हो गया और एक सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना ए सही है। इसका डिस्क्राइब देख लीजिए, व्याख्या दिया गया है। चलिए हटाइए। तो यहाँ पे ये सारे पूछे गए एग्जाम में के प्रश्न है, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा। आगे यहाँ पे सूची 1 थोड़ा ओपन हो जाए, तो इसमें पहला दिया गया है नियंत्रक परिषद की स्थापना। नियंत्रक परिषद का स्थापना ये हुआ था 1784 में। नियंत्रक परिषद का स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये भी पढ़े थे, नियामक अधिनियम 1773 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये दिया गया चार्टर अधिनियम 1813। और उसके बाद है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये किया गया था 1833 में। चार्टर अधिनियम 1833 में। तो ये इतना तो याद हो गया अभी तक। इसमें दिया क्या गया यहाँ पे डिस्क्राइब में देख लेते हैं। उसका ईयर दिया गया यही सब। नियामक अधिनियम 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। पिट्स का भारतीय अधिनियम ये 1784, नियंत्रक परिषद की स्थापना की गई थी। फिर चार्टर अधिनियम 1813, इसमें इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी। और फिर चार्टर अधिनियम जो 1833 का था, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित था। ये निम्नलिखित में से किससे या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी?
तो पहला दिया गया 1813 का चार्टर एक्ट। तो अभी पढ़े थे कि इसमें ये फिक्स किया गया कि भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा, तो ये सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट 1823 में आया, ये भी सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कब आया? 1823 में। और आगे है प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, तो ये भी हुआ था अंग्रेजी शिक्षा के नींव में। तो यहाँ पे ये तीनों कथन जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए सही है। और फिर वो खर्चा कब से शुरू हुआ? 1835 लॉर्ड मैकाले के टाइम से। तो यहाँ पे अपना डी आंसर सही है कि तीनों सही था। देखिए क्या सब यहाँ पे दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्चा करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट का गठन किया गया। इसमें जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया देनी थी। समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, जो कि 28 से लेकर 35 तक रहे, इनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा के माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों, आंग्ल और अंग्रेजी समर्थकों के नेता ट्रिवेलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेस प्राच्य शिक्षा, मतलब पुराना वाला शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता। देखिए यहाँ पे एक राजा राम मोहन राय का नाम नहीं दिया गया है। राजा राम मोहन राय का भी योगदान अंग्रेजी शिक्षा में काफ़ी योगदान आता है, तो कभी अगर दे तो ऑप्शन में रहता ही है राजा राम मोहन राय, तो उस पर भी आप टिक कीजिएगा। आगे दिया है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये तो फिर दोबारा प्रश्न आ गया। ये 1813 का था चार्टर अधिनियम, जिसमें चाय और चीन के साथ जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे ऊपर वाला ही सही था आंसर। लिखा क्या गया है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो ये पढ़े हुए थे 1813 का चार्टर अधिनियम। अगर चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया, मतलब एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था, तो ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश जो क्राउन का उसका संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा कि कंपनी के द्वारा जो अधिकार था उसके लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। भारत पर राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं, ये कब होगा? 1858 से होगा, तो ये अभी नहीं हुआ। यहाँ पे पहला और दूसरा सही था, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, उसे समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रसंगत जो 1 और 2 यहाँ पे दोनों कथन सही था, जबकि तीसरा जो है यहाँ पे गलत दे दिया गया था, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी में, जिसका मैंने जिक्र किया था, कि वो उसके हाथों में चला गया। आगे प्रश्न पे आते हैं। इस बुक का सबसे अच्छा यही है कि क्वेश्चन के बाद जो डिस्क्राइब किया गया है ना, तो उससे आपका फिर से रिविजन हो जाता है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये पढ़े थे 1833 का चार्टर एक्ट 1833। इसको 53 से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 53 में था जो ओपन कंपटीशन लागू किया गया, जो नौकरी मिल सकता था, ये सब। इसमें दिया है कि जन्मजात, ये सब जो आरक्षण टाइप, मतलब जो भेदभाव होता था ना, वो खत्म कर दिया गया था। तो चार्टर एक्ट 1833 के धारणाओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 था, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन
कि देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मजात या जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा में अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। अब इसी लेसन का दूसरा पेज जो 1858 से 1947 तक का है वो पढ़ेंगे। ब्रिटिश ताज के अधीन जो पारित अधिनियम आया वो तो नोट्स दिया गया है कि ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत शासन ब्रिटिश राज मतलब ब्रिटिश ताज के ब्रिटिश क्राउन जो है उसके अधीन कर दिया गया 1858 में। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा गया। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। राज्य सचिव जैसे नए पद का इसमें सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया था। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 का। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत की गई। मतलब इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, ये किया गया। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया। फिर इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त जो गैर सरकारी होता है सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार के 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। यह था कौन सा? भारत परिषद अधिनियम, जिसमें भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार और ये 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ता था और साथ ही वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। और शामिल कौन हुए पहले? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कई बार प्रश्न आया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहली बार शामिल हुए थे। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषय की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन का अधिकार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 ये वो हो गया पार्लियामेंटो 1909। अब है भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विशासन व्यवस्था पारित की। पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1919 में। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भाग आरक्षित और हस्ताक्षरित भागों में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपना रिपोर्ट जो था वो प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा जो म्यांमार है उसको ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत
कुछ प्रांत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम फिर 1947 आता है। इसमें 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसके वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। दोनों डोमिनियन राज्य में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, जो भारत और पाकिस्तान था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का तो अब आगे इसमें प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दे दी गई थी? तो बजट पर बहस करने का शक्ति 1892 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया था, और साथ ही जो मिलने का था, मतलब प्रश्न पूछने का, वो भी दे दिया गया था 6 दिन की पूर्व नोटिस पर। तो लिखा गया 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दे दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार फिर भी नहीं दिया गया था। आगे, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? जो ब्रिटिश भारत था उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? 1909 मार्ले मिंटो सुधार। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। भारत परिषद अधिनियम 1909 जो मार्ले मिंटो सुधार है, इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। 1909 में ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था, जो 1973 में एक हुआ था और फिर 1937-35 के आसपास हुआ था। तो यहाँ पे आंसर कुछ नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे दिया गया, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। यह है संघीय न्यायालय। और जो उच्चतम न्यायालय था वो कब किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में किया गया था। और ये संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम से आया था और 1937 में किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्प में ये नहीं था, तो इसीलिए आंसर यहाँ पे डी था। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो अभी पढ़े 1937 में। संघीय न्यायालय जब भी हो 1937। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वैत शासन लगा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ये कब आया था? 1935 में। अगर केंद्र की बात करें तो 1935, और अगर प्रांत में द्वैत शासन का बात करें तो 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की? तो अभी पढ़े थे 1935 में केंद्र में, और जब राज्य का होगा तो 1919 में। आगे प्रश्न पे आते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? कौन सा यहाँ पे सही है? तो पहला दिया गया है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये 1919 में। प्रांत में तो बिल्कुल सही है द्वैत शासन। मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदाय निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदाय ऐसा नहीं था 1919 में। केंद्र द्वारा प्रांत को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये यहाँ पे सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण ये हुआ था 1919 में। तो यहाँ पे 1 और 3 सही था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। यहाँ लिखा गया है कि भारत सरकार अधिनियम, 1 मिनट, ओहो, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडमिरल मॉन्टेस्क्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी
कार्य परिषद के तहत रखा गया था, जबकि हस्तांतरित विषय का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य बेशक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था। यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदाय निर्वाचन व्यवस्था का जो प्रश्न है, यह प्रावधान 1909 में आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुसलमानों के लिए जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था था, ये 1909 के अधिनियम में कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम की यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए विस्तृत कर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया था भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। 1919 ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुआ, जिसे 1935 में भारत सरकार अधिनियम से विस्तृत और स्थापित किया गया था। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी एक जो क्वेश्चन पूछा था, उसमें विकल्प सी आंसर कर दिया था 1919। तो वो अलग अलग स्टेट का किसी किसी क्वेश्चन में अलग अलग होता है, तो इसलिए आंसर शीट कोई भी एग्जाम होता है तो ज़रूर देखिए। आगे देखिए, भारतीय विधान पालिका और साथ ही क्वेश्चन बैंक जो होता है प्रॉपर, मैंने बीपीएससी का कंप्लीट किया हुआ है एडिटोरिया वाली बुक से, तो क्वेश्चन बैंक जरूर फॉलो कीजिए। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो ये 1919 में हुआ था भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद होता था, जिसकी अवधि 5 वर्ष के लिए होता था, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। और इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्य में से 20 सदस्य सरकारी होते थे। दूसरा है निचला सदन, केंद्रीय विधानसभा, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। इसकी जो अवधि होती थी 3 वर्ष की होती थी, और ये भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्य का प्रावधान था, जिसमें 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत थे, जिसमें अधिकतम 26 सरकारी होता था। साथ ही 1919 का जो अधिनियम हुआ उसमें चेंज हुआ थोड़ा, कि परिषद के 60 सदस्य में से 33 जो हुए निर्वाचित हुए और 27 को मनोनीत करने का प्रावधान था। जबकि अगर केंद्रीय विधानसभा की बात करें तो ये संख्या बढ़कर 143 कर दिया गया, जिसमें 102 सदस्य जो था वो निर्वाचित था और 41 मनोनीत था। फिर इसे बढ़ाकर 145 कर दिया गया, जिसमें 2 सदस्य जो है वो चूज किया जाता था, मतलब बराड़ से मनोनीत किया जाता था, तो वही दिया गया है, जिसमें 104 निर्वाचित था और 41 मनोनीत किया जाता था, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराड़ से मनोनीत होने वाले सदस्यों के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्य की संख्या में शामिल कर दिया गया है। तो यही संख्या यहाँ पे बढ़ गया था 2। आगे केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो ये 1919 जब भी द्विसदनीय हो केंद्र में, तो 1900 केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो 1919। आगे प्रश्न, और अगर 2 सदनात्मक हो तब 1935 होता है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। 1919 के मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुति दी गई थी। देखिए, दिया गया था पर 21 वर्ष कोई ऐसा फिक्स नहीं था। आगे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान था। तो ये तो सही ही है, तो आई थिंक ऑप्शन 2 सही है। तो यहाँ केवल 2 सही है। आंसर दिया गया कि मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन 1 यहाँ पे सही है। आगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया था। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होना था, बिल्कुल सही है। और ये 1941 में जो हुआ था इसमें भारतीय ही अधिक मतलब सम्मिलित हो गए थे, तो यहाँ पे ये दोनों कथन जो है वो सही दिया गया है। 1941 याद रखना है थोड़ा। आगे यहाँ पे दिया गया है भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा जो ICS था, इसका आरंभ 1854
के लंदन में सिविल सेवा आयोग के द्वारा स्थापित किया गया था। 1853 में जो आया था उसी के आधार पे हुआ था ये, तथा 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी थी। भारत की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में हो रही थी। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होना प्रारंभ हुआ और पहले इलाहाबाद और फिर बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। केंद्रीय विधानसभा निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो यहाँ पे ये 1926 भी है और 1945 भी है। केंद्रीय विधानसभा का जो निर्वाचन है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 26 में और 45 में हुआ था। वर्ष 1926 और वर्ष 1945 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजन किया गया था? 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया और शुरू कब हुआ? 1926 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो ये है, माफ कीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। यद्यपि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। तो ये कई बार प्रश्न आता है कि अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 123। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, यह 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अगले प्रश्न है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का जो विभाजन था, ये किसके अकॉर्डिंग था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। केंद्र और राज्य में जो विभाजन था, विधायी शक्ति, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। अब यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न है कि प्रांत में द्वैत शासन कब आया था? बार बार रिपीट किए थे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, जो कि प्रांतीय स्वयंवेत्ता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अब आगे है, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। 1935 के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? तो पहला है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया था, ये नहीं था। यह प्रांतीय स्वयंवेत्ता के सूत्रपात का संकेत था। यह प्रांतीय स्वयंवेत्ता के सूत्रपात का संकेत था और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया था। यहाँ पे ए, सी और डी सही था। क्वेश्चन नंबर 19, संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये केंद्र में जब भी द्वैत शासन हो तो 1935। आगे प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ, तो ये भी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था शुरू की? तो 1935, अब तो सबको याद हो गया होगा। केंद्र में हो तो 1935, प्रांत में हो तो 1919।
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशोषित शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। संघ में आवेशित जो अवशेष शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया, मतलब क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो ये 1935 की बात है। तो देश का एक लिखित संविधान हो, यही तो गलत था। विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों पर समावेशित किया जाना। तो यहाँ पे ये तीन सही। एक चीज़ आप बताइएगा, कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1934 का, इसमें संविधान के रिलेटेड कुछ हुआ था, तो वो क्या हुआ था कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर अधिक पता हो कि अध्यक्ष कौन थे, कहाँ हुआ था, तो ये सब अगर लिख दे तो और अच्छी बात है। इसमें दिया गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प जो है वो 1935 में सही था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये बिल्कुल सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तो ये सही नहीं। आगे इसमें भारत विभाजन उल्लेखित था, ये सही था। इसके द्वारा रियासतें समाप्ति हुई भी सही है। तो पहला ही गलत था कि लिखित संविधान वाला। आगे देखिए, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम का मुख्य उपबंध इस प्रकार है कि संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्तता शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांत में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। फेडरल न्यायालय का स्थापना भी 1935 में था। आगे, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो म्यांमार है उसको अलग कर दिया था? पढ़े थे, साथ ही उड़ीसा के बारे में भी कुछ नियम था, तो ये भी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। और 37 में क्या हुआ था, एक जो संघात्मक न्यायालय जो है वो भी बनाया गया था, याद है आप लोगों को? तो चलिए, इससे आगे जो हमारा एक्सरसाइज है दूसरा, संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, मतलब ये हमारा दूसरा एक्सरसाइज है। इसको हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। और एक प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं पॉलिटी का, तो आप में उसको, मतलब उसमें आपको एक लाइन से पूरा मिल जाएगा। तो अगर वीडियो ढूंढने में दिक्कत होता है तो प्लेलिस्ट से आप ढूंढ सकते हैं। और हम ऊपर लिख देंगे एक्सरसाइज का नाम, तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है एक्सरसाइज उसके हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।